आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अंतरिक्ष में बनाए वीडियो की भी है। देखिए, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया है, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए बनाया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अंतरिक्ष से भारत का एक टाइम लैप्स वीडियो है। वीडियो के बारे में उन्होंने बताया है कि हिंद महासागर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए वो भारत के पूर्वी तट पर यात्रा कर रहे हैं। वीडियो में दिख रही बैंगनी चमक को उन्होंने देश में गरज के साथ चमकती बिजली बताया है, जबकि अंधेरे क्षेत्र को हिमालय बताया। इसके बाद सूर्योदय देखने और पृष्ठभूमि में तारों का भी शुभांशु ने जिक्र किया है और लिखा है कि ये सही में प्राकृतिक तत्वों का एक मंत्रमुग्ध करने वाला डांस है जो इसे खूबसूरत नजारे में बदल देता है। उन्होंने बताया है कि वो चाहते हैं कि लोग ISS के गुंबद में बैठे होकर इसे देखना महसूस कर सकें। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम से बनी ये वो AI संचालित बाइक है जिसे गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले 3 युवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने तैयार किया है। इस स्मार्ट बाइक को इंसान तो चला ही सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। ये बाइक वाईफाई और सेल्फ ड्रिवन सिस्टम पर काम करेगी। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 2 अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से बाइक खुद ही सड़क पर स्थिति का आकलन कर लेती है। इसमें तमाम मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं। ये बाइक इको मोड पर 220 किलोमीटर जबकि स्पोर्ट मोड पर 160 किलोमीटर की रेंज देती है। इसकी लिथियम बैटरी महज 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। शिवम मौर्य, गुरप्रीत अरोड़ा और गणेश पाटिल नाम के स्टूडेंट ने 50% पुर्जे कबाड़ से और बाकी फीसदी पुर्जे खुद बनाए हैं। बाइक को बनाने में 1,80,000 रुपए की लागत आई है। भारतीय सेना के लिए तैयार की गई ये सेना की वर्दी की वो डिजाइन है जिसका निर्माण गुजरात के वडोदरा की फैशन डिजाइनिंग की छात्रा खुशी पठान ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत किया है। इस वर्दी को बनाने का मुख्य उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों को संचार के लिए ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करना है, खासकर तब जब वो दुर्गम और चुनौतीपूर्ण जगहों पर गश्त कर रहे हों। बैटरी खत्म होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे सोलर एनर्जी से तैयार किया गया है। इसके जरिए वे अपने कमांडिंग ऑफिसर और यूनिट से लगातार जुड़े रह सकेंगे। खुशी की इच्छा है कि इसे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिले ताकि सोल्जर्स को इसका फायदा हो। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के सोनपाह गांव की है, जहां तमाम लोग एक जगह पर पारंपरिक हस्तशिल्प के काम में मशगूल नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के केंद्र के रूप में पहले से अपनी पहचान रखने वाले इस गांव को अब एक क्राफ्ट टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया गया है। सोनपाह गांव लंबे समय से अपनी उत्कृष्ट सोजनी कढ़ाई के लिए मशहूर है, जो कश्मीरी हस्तशिल्प के सबसे जटिल और कीमती रूपों में से एक है। इस गांव का हर घर किसी न किसी रूप में सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े कारीगरों को कई अवार्ड भी हासिल हो चुके हैं, जिनमें प्रतिष्ठित शिल्प गुरु पुरस्कार भी शामिल है। ये किसी ट्रैक्टर रैली की तस्वीर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मेहकर इलाके में मनाए जाने वाले पोला त्योहार का नजारा है, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर की पूजा कर इन्हें सजाया और फिर शहर में से लेकर निकल पड़े। पोला यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें खेती के लिए मददगार बैलों की विशेष रूप से पूजा होती आई है, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा साथी उनके बैलों को ही माना जाता है। लेकिन अब किसानों के पास ट्रैक्टर मौजूद है, तो इस त्योहार में ये ज्यादा देखने को मिलता है। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। यूं तो 27 तारीख से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन अभी से इस महापर्व की उमंग दिखाई दे रही है। झांसी के बाजारों में महाराष्ट्र से लाई गई इको फ्रेंडली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बप्पा की नई नई मूर्तियां दुकानों में सजाई जा रही हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोग इको फ्रेंडली मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं मुंबई में लालबाग के राजा हर साल करोड़ों भक्तों के दिलों की धड़कन बनकर आते हैं। बप्पा के भक्त बड़ी बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य भगवान गणेश के स्वागत के लिए झांसी पूरी तरह तैयार है। गणेश चतुर्थी का इंतजार बस खत्म होने वाला है। 27 अगस्त को गणेशोत्सव का पावन पर्व है और इस पावन अवसर पर झांसी में तैयारियों का जोश देखने लायक है। झांसी में इस बार कुछ खास है। महाराष्ट्र से आई गणेश प्रतिमाएं, जिनकी सुंदरता, शिल्प कला और इको फ्रेंडली होना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। झांसी में हर कोना गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज रहा है। पंडालों की सजावट हो या घरों की रौनक, हर ओर गजानन के आगमन की तैयारी है। हर साल की तरह जहाँ साल भी दुकान लगाई है और जी हर साल किला नई नई चीजें मांगता है। जवार और हटके चीजें लाए हैं, लाल बाग के राजा भी लाए हैं, सिद्धि विनायक भी लाए हैं, बाल रूप भी लाए हैं और भी तरह की चीजें हैं। इनमें खासियत ये है, ये सबसे अच्छी गाय खूबसूरती अच्छी है, सूरत अच्छी है इनकी। कहाँ की मूर्ति है ये? बम्बई की मूर्ति है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी देखने जाओ जहाँ की तो यही मिलेंगी यार में। झांसी के बाजार इन दिनों गणेश उत्सव की रौनक से सराबोर हैं। यहाँ के दुकानदारों ने इस बार श्रद्धालुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर महाराष्ट्र से गणेश प्रतिमाएं मंगवाई हैं। ये प्रतिमाएं न केवल आकर्षक हैं बल्कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी हैं। लाल बाग के राजा, बाल गणेश और सिद्धि विनायक जैसी लोकप्रिय मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ये सारी महाराष्ट्र की मूर्तियां हैं। मुंबई की महाराष्ट्र में गणेश जी की डिमांड थी ग्राहकों की, तो उसी हिसाब से अपन लाए हैं। गणेश जी हर प्रकार के लाल बाग के हैं और उसके बाद श्रृंगार अपना ऐसा है कि श्रृंगार किसी भी प्रकार का, कोई सी भी मूर्ति पे श्रृंगार करवाएंगे। जो महाराष्ट्र हुआ, शिवाजी महाराज जी हुए, जिस प्रकार का श्रृंगार कहें आप उस प्रकार का श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ के दुकानदार कई सालों से मूर्तियाँ बेच रहे हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों की विशेष मांग पर महाराष्ट्र से मूर्तियाँ मंगवाई गई हैं। इनकी फिनिशिंग, सुंदरता और मिट्टी का काम लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। ये प्रतिमाएं देखने में न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि पूरी तरह से कच्चे रंगों और मिट्टी से बनी हुई हैं, जिससे जल प्रदूषण नहीं होता। खास बात ये भी है कि ये सभी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली होने की वजह से आसानी से पानी में घुल जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इस बार झांसी में गणेश उत्सव सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी पर्व बन रहा है। महाराष्ट्र से आई इन इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं ने बाजार में एक नई पहचान बनाई है। लोगों की आस्था के साथ साथ उनका पर्यावरण प्रेम भी देखने लायक है। कलेक्शन तो इस बार इनका बहुत अच्छा रहा है। बम्बई की मूर्तियां आई हैं, अलग हटके आई हैं, सिद्धि विनायक भी आए हैं, लाल बाग के राजा आए हैं, बाल गणेश भी आए हैं और भी बहुत प्रकार की मूर्तियां हैं। देखो कलेक्शन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। आपने कौन सी पसंद? मैंने लाल बाग के राजा की है, ये वाली मूर्ति बहुत अच्छी लगी है। चंद दिनों बाद ही गणेश चतुर्थी है और उससे पहले लाल बाग के राजा का पंडाल सज जाएगा। हालांकि अभी पंडाल के लुक पर पर्दा पड़ा है, लेकिन जल्दी ही इसे हटा दिया जाएगा। माथे पर तिलक, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा के साथ लाल बाग के राजा श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस महीने की 27 तारीख से पूरा देश गणेश उत्सव मनाने वाला है। मैं मौजूद हूं इस समय मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा के दरबार में। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। इस समय ये जो नीले कलर का आप पर्दा देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे ही बप्पा विराजमान है। अभी उन्हें तैयार किया जा रहा है और 27 तारीख के बाद हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। बाप्पा के भक्त यूं ही हर साल बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाप्पा की मूर्तियां बन रही हैं, पंडाल सज रहे हैं और दुकानें भी सज धज कर तैयार हैं। लाल बाग के राजा की महिमा ही अलग है। वो मन्नत के गणपति है। दुनिया भर से लोग आते हैं अब यहाँ दर्शन करने और सच में बोला जाए तो लाल बाग के राजा जो है वो हमारे सब जितने व्यापारी है, व्यापारी बंधु है, यहाँ के कोली लोग हैं, स्थानिक रहवासी है, इन सब ने मिल के बैठाया हुआ है। उन्होंने काफ़ी मन्नत मांगा हुआ है और ये मन्नत के गणपति है, इसलिए हर एक का यहाँ पे बहुत बढ़िया इन्होंने आशीर्वाद मिलता है। लाल बाग के राजा से करोड़ों दिलों की आस्था जुड़ी है।
80 से भी अधिक वर्षों से ये प्रतिमा सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे भारत और विदेशों में बसे भक्तों के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। कहानी कुछ बताने का सवाल नहीं, वो देने वाला तो है। पहले का 1934 से 37 से उसका जन्म हो गया, वो पहले सामने था। अभी ये लालबाग का मार्केट है, अपना मच्छी बाजार और अपना पकड़ के तो उसको बैठा है हम लोगों ने। ऐसा है, वो सबको देता है, भर भर के देता है, इसके लिए अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मिन्नतों के राजा है। मन्नत मांगेगा तो बराबर मिला, पर दिल से मांगना मांगता है। दिल से मांगना चाहिए, सच्चाई सच्चा है, बस। नहीं तो मेरे को ये मांगता वो नहीं मांगने का, दिल से दुआ मांगना मांगता है तो बराबर देगा। लालबाग के राजा का पंडाल हर साल लालबाग मार्केट परेल में हर्षोल्लास के साथ सजाया जाता है। यहाँ हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग बापा के दर्शन के लिए आते हैं। हर साल लालबाग के राजा का पंडाल किसी खास ऐतिहासिक या धार्मिक थीम पर बनाया जाता है, जिसमें अद्भुत कलाकृति की जाती है और भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिक कला का अद्वितीय संगम होता है। आमतौर पर पंडाल को 50 फीट से भी ऊंचा बनाया जाता है और इसकी खास सजावट में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं। कहते हैं मिन्नतों के राजा हैं। 2 तरह की कतारें लगती हैं। पहली जो कतार है उसमें तकरीबन लोगों को 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन बप्पा के चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है। दूसरी जो कतार है वो मुख्य दर्शन की कतार होती है। 4 से 5 घंटे का समय वहाँ भी लगता है और दूर से ही बप्पा का दर्शन करके लोग चले जाते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। क्या पॉलिटिशियन, क्या खास, क्या आम, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी एक से बढ़कर एक बप्पा के दरबार में आते हैं और अपने नया काम शुरू करते हैं। यानी आप भी हो जाएं तैयार। और इस बार लालबाग के राजा जो हैं अपने अलग ही अवतार में, अपने अलग चीज़ों के साथ आपको मिलने और दिखने वाले हैं। भक्तों की श्रद्धा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल लालबाग के राजा को करोड़ों का चढ़ावा मिलता है। इसमें सोने चांदी के मुकुट, भारी मात्रा में नकद, महंगे आभूषण और यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा भी शामिल होती है। गणपति का ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी पर बापा की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। जब लालबाग के राजा का विसर्जन होता है तो यात्रा कई किलोमीटर लंबी होती है और लाखों लोग बापा को विदा करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। आंखों में आंसू और दिल में फिर से बापा से मिलने की उम्मीद हर साल लगी रहती है और हर जुबान से सिर्फ यही स्वर फूटते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। झांसी से अजय झा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। यूपी की नगर पालिकाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूएन मिशन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थक है और आगे भी लैंगिक समानता और समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सैन्य योगदान देने वाले देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसी दुनिया बनाने में सहयोग देता रहेगा जहां न केवल शांति कायम रहे बल्कि विविधता और समानता के साथ फले फूले भी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में इसरो की भूमिका अहम होगी। ये बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कही। इसरो प्रमुख ने आज दिल्ली में नेशनल मीट 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक अब केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर नागरिकों की जिंदगी में बदलाव लाने का माध्यम बन चुकी है। अंतरिक्ष तकनीक के जरिए देश में सुरक्षा, संचार, मौसम पूर्वानुमान और विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और यही प्रगति विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। यूपी की नगर पालिकाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। दरअसल सीएम योगी ने आज नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने की योजना पर चर्चा की और इसके क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस योजना के तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, थीम आधारित पार्क, ईवी चार्जिंग स्टेशन और डिजिटल सेवाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित इमारतें भी बनाई जाएंगी। पुणे में जिला परिषद स्कूलों के 45 छात्र नासा जाएंगे। इनका चयन नासा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है।
कक्षा 6 और 7 के इन छात्रों को नासा में 12 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक तालुका के जिला परिषद स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित की गईं और उसके बाद छात्रों के साक्षात्कार भी लिए गए। आज झारखंड के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दान पत्र खोले गए। मंदिर परिसर में लगे सभी 18 दान पत्रों में से करीब 21,95,000 रुपए मिले। इसके अलावा दान पत्र से 6,600 नेपाली रुपया भी निकाले गए। मंदिर के दान पत्र को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। मंदिर में ये चढ़ावे पिछले 15 दिनों में आए हैं। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग की। व्रत या उपवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन उपवास सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्म संयम और खुद पर कंट्रोल करने की एक्सरसाइज है। जैसे शरीर को समय समय पर आराम की जरूरत होती है, वैसे ही आज की डिजिटल दौड़ भाग में दिमाग और आंखों को भी पर्याप्त आराम चाहिए। इसके लिए डिजिटल फास्टिंग एक कारगर तरीका है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो न सिर्फ आंखों के लिए फायदेमंद है, बल्कि मन को भी नई ताजगी देता है। डिजिटल फास्टिंग को जानने समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज की भागम भाग और लाइफ स्टाइल में ज्यादातर लोगों के दिन का बड़ा हिस्सा मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पर गुजरता है। चाहे ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या सोशल मीडिया, स्क्रीन से दूरी बना पाना नामुमकिन सा हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर में लोग रोजाना औसतन 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, यानी दिन का चौथाई हिस्सा सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के साथ बीतता है। इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और इंटरनेट है। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे स्क्रीन एडिक्शन हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाती है। अगर भारतीयों के स्मार्टफोन की लत की बात करें तो भारतीय रोजाना 4 घंटे 9 मिनट फोन पर बिताते हैं। सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया और वीडियो ऐप्स पर जाता है। 58% लोग खाना खाते वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे औसतन 12 साल की उम्र से स्मार्टफोन चलाना शुरू कर देते हैं। 91% बच्चे मोबाइल फोन से दूर होने पर तनाव महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल है कि ज्यादा समय तक स्क्रीन देखने से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो जवाब है कि अगर दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर नजरें गड़ाए रखेंगे तो इसका सीधा असर आंखों और दिमाग पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रोज 6 से 7 घंटे स्क्रीन देखते हैं तो आंखों की थकान, नींद की कमी और तनाव जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर रोजाना 1 से 2 घंटे मोबाइल देखते हैं तो आंखों में हल्की ड्राइनेस, पानी आना और ध्यान का भटकना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर 3 से 4 घंटे स्क्रीन पर समय बिताते हैं तो आंखों में थकान, सिरदर्द की शुरुआत, गर्दन और कंधे में जकड़न हो सकती है। वहीं अगर 5 से 6 घंटे मोबाइल पर बने रहते हैं तो नींद प्रभावित होना, ब्लू लाइट से दिमाग पर असर और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। जबकि 7 से 8 घंटे का वक्त देने पर लगातार सिरदर्द, आंखों में धुंधलापन और नजर कमजोर होने लगती है। और अगर 8 घंटे से ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिताते हैं तो आंखों की रोशनी पर बुरा असर, अनिद्रा, मानसिक थकान और डिप्रेशन का खतरा हो सकता है। डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग में जिस तरह से डायबिटीज़ के मरीजों को डॉक्टर द्वारा इंटरमिटेंट फास्टिंग का सुझाव दिया जाता है, उसी तरह से डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें इन डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनाए रखना होता है। वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी सारी समस्याएं पैदा करती हैं। आँखों में जलन होना, सूखापन, ड्राई आई की समस्याएं, रेडनेस, डिमिनिशन ऑफ विजन, धुंधलापन होने की समस्याएं, खासकर बच्चों में मायोपिया यानी कि माइनस का नंबर आना, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़कर उभर कर आ रही है। और इन चीज़ों को बहुत हद तक सही समय पर पकड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो ये समस्याएं लेज़ी आई यानी कि मायोपिया या आँखों का सुस्त होना, इन चीज़ों में बदल जाती है। इसकी वजह से आप बच्चों की जो नज़र है उसमें हमेशा के लिए कमी आना, लेकिन इन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि स्क्रीन टाइम से ब्रेक कैसे मिले। इसके लिए डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाना होगा। हालांकि डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग को एकदम से अपनाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। बेडरूम, वॉशरूम और डाइनिंग टेबल को नो फोन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप बंद कर लें। फोन की होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। नोटिफिकेशन ऑफ रखें ताकि बार बार फोन उठाने की आदत न बने। खाना खाते समय मोबाइल या टीवी बिल्कुल न देखें। सुबह उठते ही 30 मिनट फोन, टीवी या लैपटॉप से दूरी बनाएं। हफ्ते में 1 दिन
सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। रोजाना 10 मिनट वॉक, योग या हॉबी के लिए समय दें। पढ़ाई, वॉक या आउटडोर एक्टिविटी जैसे स्क्रीन फ्री आदतें अपनाएं। ई पेपर और ई बुक की जगह किताब या न्यूज़पेपर चुनें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है डिक्रीज स्क्रीन टाइम। ये हमें बच्चों को एडवाइस करना चाहिए, प्लस खासकर बड़ों को भी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी आँखों को तो पर गलत असर डालता ही है, साथ में हमारी नींद को, हमारे फिजिकल इमोबिलिटी को भी आगे बढ़ाता है, एंड दैट लीड्स टू रेज ब्लड शुगर, ओबेसिटी, एंड दैट शुड बी ट्रीटेड। तो every child from school going age at least once should come to hospital and get screened for the refractive error and myopia and dry eyes। खासकर जो भी बड़े लोग हैं जिनका मोबाइल या लैपटॉप पे काफ़ी ज़्यादा समय बिताना होता है, तो उनको चेकअप ड्राई आई के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उनके लिए भी कई सारे ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, तो ये इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या बच्चों और बड़ों के लिए डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग होनी चाहिए? ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी है कि बच्चों का शरीर और दिमाग विकास की अवस्था में होता है, इसलिए वे स्क्रीन के ज्यादा प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। लिहाजा लंबे समय तक मोबाइल या टीवी देखने से उनकी आंखों में थकान, अनिद्रा और पढ़ाई में ध्यान कम लगना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहीं बड़ों के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल कई बार काम और पढ़ाई का हिस्सा होता है, लेकिन लगातार स्क्रीन पर रहने से सिर दर्द, तनाव और नींद की कमी जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि जितना हो सके खुद को डिजिटल डिवाइस से दूर रखकर आंखों को आराम दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 694 अंक लुढ़ककर 81,307 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 214 अंक फिसला, ये गिरकर 24,870 पर आ गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,370 रुपए पर आ गई। हालांकि चांदी की कीमतें 1000 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,15,000 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 27 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 52 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश के बदलाव करते हुए कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को नसबंदी और रेबीज का टीका लगाने के बाद वहीं छोड़ने का आदेश दिया जहां से वे पकड़े गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों के लिए खतरनाक बन चुके आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत ने आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए निर्धारित जगहों पर फीडिंग पॉइंट बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर आवारा कुत्तों को खाना देने पर रोक लगाते हुए कहा कि हर जगह खाना देने से समस्या होती है। अगर कोई भी व्यक्ति गैर चिन्हित जगहों पर कुत्तों को खिलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जिनको कुत्ता गोद लेना है उन्हें आवेदन देना होगा और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि गोद लिए हुए कुत्ते गलियों में नहीं लौटे। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक कुत्ता प्रेमी को 25,000 रुपए और एनजीओ को 2 लाख रुपए की राशि जमा कराने को कहा है। कोर्ट के मुताबिक जमा की गई जुर्माना राशि का उपयोग कुत्तों के लिए शेल्टर होम और वहां सुविधाएं बढ़ाने में होगा। कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करने की बात कही और इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें 11 अगस्त को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 11 अगस्त को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आवारा कुत्तों को पकड़कर उसे शेल्टर होम भेजने को कहा था। 2 जजों की बेंच के इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने हुई, जिसने फैसले को बदल दिया। जाहिर है स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से पशु प्रेमी खुश हैं। इस फैसले को लेकर लोगों से बात की और उनकी हमने राय जानी।
जी, स्टे लगा है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो गवर्नमेंट ने और जो 2-3 पॉइंट्स इसके साथ जोड़ दिए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा फीडिंग का, क्योंकि ऑलरेडी बिना लॉ के हम लोग जब फीड कराने जाते हैं तो हम डर के जाते हैं, रात के अंधेरे में जाते, कोई हमें देखे ना। एज अ वुमेन आई नो मैंने क्या क्या फेस किया है, दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने वो छीन लिया है, तो जब आप डॉग को खाना ही नहीं देंगे तो डॉग अग्रेसिव होगा तो बाइट करेगा, तो वो पूरा साइकिल ऐसे चलता है। सो वी वांट कि इसके लिए कुछ किया जाए। जैसे अभी पॉइंट्स आए हैं उसके अंदर आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो सारे डॉग्स को केज में नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मास किलिंग थी फॉर अस एज एन एनिमल फीडर। बट जो एग्रेसिव डॉग की टर्म्स में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन होगा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रेसिव डॉग है तो हर कोई एग्रेसिव अब काउंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? उसको ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई डॉग को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव शो हो रहा है, काट रहा है, गुस्सा कर रहा है रिपीटिवली नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उसको मेडिकल एड दे सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सी भी मदद थोड़ा बार किया और उसी बात में बोल दिया एग्रेसिव है और कॉल चला गया। पॉजिटिव है ये हम लोगों के लिए। इतने दिन से सब लोग अपना घर का एसी छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, कई लोग ऑफिस छोड़ करके, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, हम बाकियों की तरह कर सकते थे, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा फैसला है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, बट ये चलते रहना चाहिए, मतलब इसका रूट कॉज फाइंड करके सॉल्यूशन ढूंढना। आई थिंक ये जो फैसला है ये बहुत ही मतलब ऑब्वियसली एक पार्ट हम उसके लिए खुश है कि जो भी डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज करा जाएगा और रिलीज करा जाएगा। बट जो आप कह रहे हो कि एग्रेसिव डॉग या फिर जो डॉग्स आपको काट रहे हैं, 90% ऑफ द टाइम मैं अपने एरिया में खुद देखती हूँ, बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं, उनकी पूंछ पे तार लटका रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रीजन से निकल कर आता है कि वो बाइट करते हैं। एंड अगर आप पब्लिक फीडिंग ही बैन कर दोगे तो हम खाना कैसे खिलाएंगे, वो डॉग तो वैसे ही मर जाएगा। वी आर हैप्पी कि उन्होंने जो रिजल्ट दिया है, वी आर हैप्पी, बट देयर आर सम पॉइंट्स की जहाँ पर हम हैप्पी नहीं है, बिकॉज अगर वो डेजिग्नेटेड एक प्लेस दे रहे हैं दैट इज़ गुड, बट जो एज यूजुअल सब बोल रहे हैं कि हर कोई राज़ी नहीं होगा उसके लिए। इवन आई लिव इन सोसाइटी, वहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और काफ़ी अनसपोर्टिव भी होते हैं, जो बोलते हैं नहीं आप यहाँ मत खिलाओ, यहाँ मत खिलाओ। तो हमारे लिए एक डेजिग्नेटेड एक प्लेस नहीं दिया है। प्लस ये कि अगर हम सारे डॉग्स को एक जगह इकट्ठा करके खाना खिलाएंगे तो वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, शोर होगा, फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर शोर हो रहा है, लोग एक दूसरे को बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि क्यों आप यहाँ खाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हमारी समझ में तो है, क्योंकि आप कैसे जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा कुत्ता नहीं काटेगा। इस चीज की तो कोई जजमेंट हो ही नहीं सकती। और मैं यहाँ रहता हूँ एच ब्लॉक में, यहाँ तो डेली 1 या 2 केस हो रहे हैं और बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा काट रहे हैं। रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, रात को आप आ जाइए तो आप निकल नहीं सकते। पूरा कुत्तों का 11 बजे या 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते, अटैक करते हैं कुत्ते। डॉग लवर्स जो इसके लिए मतलब इतना वो दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन पर भी जुर्माना लगना चाहिए। अगर वो ऐसा ही करना चाहते हो तो स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर लेके जाए ना। जो अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं उनको तो अपने घर में बहुत प्यार से रखते हैं, अगर इन स्ट्रीट डॉग्स को भी लेकर जाए, उनका शेल्टर बनाए तो वो तब माना जाएगा कि ठीक है। एक्चुअली ये जो अभी ऑर्डर आया है इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसका जो पिछला ऑर्डर था वो बिल्कुल अच्छा था। सारे जो भी डाबारा कुत्ते हैं उनकी जगह केवल और केवल शेल्टर होम में होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब भी घर से बाहर निकलता है उसको से एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम मैं सुरक्षित हूँ। जब बच्चों को लेके जा रहा हूँ तो बच्चे को मेरे को कुत्ता काटेगा नहीं। कुत्ता सड़क पर खड़ा होता है और आदमी देख करके रास्ता बदल देता है डर के मारे। तो इसलिए ये जो सारे कुत्ते जो भी हैं इनको स्टेलाइज करें, शेल्टर रूम में रखें, वही फीडिंग करें, इनको सोसाइटी से अलग रखें। इस फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। धरातल के ऊपर आके देखना चाहिए आम पब्लिक कितनी परेशान है। आम पब्लिक कुत्तों से इतनी ज्यादा त्रस्त है कि वो बताया नहीं जा सकता। वो एसी के कमरों में बैठ के जाए, ऑफिसों के अंदर बैठ के पता नहीं चलेगा। जब आप रोड पे निकलोगे तब पता चलेगा कि आम पब्लिक को कितनी ज्यादा परेशानी इन कुत्तों से है। ये कुत्ते कभी भी किसी के ऊपर भी झपट जाते हैं, झुंड के झुंड में रहते हैं, रात को आदमी सो नहीं सकता, इतनी बुरी तरह भौंकते हैं और सारा जो है घरों के अंदर घुसते कूड़ा ला के रोड पे बिखेर देते हैं। काट रहे तो है ही है। इस हमारे सेक्टर 22 में रोज 4 या 5 कुत्ते काटने की बाइट जो है घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन कुत्तों को यहाँ से हटना चाहिए। और आइए अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात कोलकाता मेट्रो के विस्तार और बिहार को मिली सौगात की करेंगे।
कोलकाता मेट्रो के विस्तार से लोगों को काफी सुविधा होगी। इससे यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता मेट्रो के नए नेटवर्क का उद्घाटन किया। इससे पहले बिहार को भी उन्होंने विकास कामों की सौगात दी। इसी कड़ी में औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी किया। विकास के कामों को मिल रही रफ्तार से देश की प्रगति की राह प्रशस्त हो रही है। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक को कई सौगात मिली है। उन्हीं में से एक है कोलकाता को मिले नए मेट्रो नेटवर्क का तोहफा, जिसमें 3 नई लाइन शामिल हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया वो करीब 14 किलोमीटर लंबा है, जिसमें नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर, सियालदह एस्प्लेनेड और बेलीघाटा हेमंत मुखोपाध्याय रूट शामिल है। यात्रा लाइनों के खुलने से यात्रा में समय की बहुत बचत होगी। 9 लाख से ज्यादा यात्रियों की हर दिन यात्रा करने का अनुमान है। बंदर यानी जय हिंद एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग लाइन से जुड़ेगी ये मेट्रो रेल सर्विसेज। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लाभदायक होगा उन लोगों के लिए जो शहर के बाहर के हिस्से जैसे हावड़ा से वो कोलकाता पहुंचते हैं या फिर कोलकाता से जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय अब सिर्फ 20 से 30 मिनट के समय में तय किया जा सकता है। कहा गया है कि तकरीबन 9 लाख लोग जो पैसेंजर्स हैं उन्हें इस चीज़ से राहत मिलेगी और काफ़ी कम समय में शहर के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वो पहुंच जाएंगे। अब उन 3 नई लाइन के बारे में जान लीजिए जो यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। ग्रीन लाइन एस्प्लेनेड से सियालदह तक इस लाइन का विस्तार किया गया है जो 2.45 किलोमीटर लंबा है। हावड़ा और सियालदह जैसे रेलवे टर्मिनलों तक सड़क से पहुंचने में जहां पौने 1 घंटे तक का वक्त लगता है वो मेट्रो के इस रूट पर सफर से महज 11 मिनट में पूरा हो जाएगा। येलो लाइन इससे नोआपाड़ा से जय हिंद एयरपोर्ट तक करीब 7 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सर्विस से विमान यात्रियों से लेकर एयरलाइंस के स्टाफ तक को काफी सहूलियत होगी। इस लाइन पर दमदम कैंट से इंटरचेंज सुविधा मिलने से पूरे शहर तक सीधा कनेक्शन आसान हो जाएगा। ऑरेंज लाइन हेमंत मुखोपाध्याय से बेलीघाटा तक का 4.4 किलोमीटर लंबा इसका विस्तार साइंस सिटी, बड़े हॉस्पिटल, स्कूल से लेकर कमर्शियल सेंटर्स तक को जोड़ेगा। इससे दक्षिणी कोलकाता और पूर्वी कोलकाता के बीच सफर बेहद आसान हो जाएगा। सारा सुविधा हो जाएगा पूरा पैसेंजर के लिए, बहुत लोग के लिए सुविधा हो जाएगा क्योंकि ये बस जो रूट है थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेट वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। मैं रिश्रा से आती हूँ, पहले आते थे हावड़ा उतरो, बस पकड़ो, यहाँ आओ, 2 बस चेंज करो, अब एकदम स्ट्रेट हो गया है। सिंपल हावड़ा से मेट्रो पकड़ो, इधर आ जाओ। मेट्रो के नई लाइनों से सिर्फ कोलकाता वालों को ही नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना से लेकर दक्षिण 24 परगना तक के यात्रियों को फायदा होगा। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने तक जहां उन्हें घंटों का वक्त लगता था वो इन नई लाइनों पर मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल कर मिनटों में अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार को भी आज सौगातें मिली हैं, जिनमें से एक है नेशनल हाईवे 31 पर बना औटा सिमरिया पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब 8.15 किलोमीटर इस लंबे औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया तो लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। औटा सिमरिया पुल के इस प्रोजेक्ट में गंगा नदी पर बना 1.86 किलोमीटर लंबा बना 6 लेन का पुल भी शामिल है। 1870 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। गंगा नदी पर 2 लेन वाले राजेंद्र सेतु के बराबर में नया पुल बना है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को दक्षिण बिहार के कई जिलों से सीधा कनेक्ट करेगा। कई जिलों के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी कम हो जाएगी। नए पुल के उद्घाटन से आसपास के क्षेत्रों खासकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो जरूरी कच्चे माल के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता और बेगूसराय से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हैदराबाद में एक नवी क्लास में पढ़ने वाली लड़की लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रही है। आकर्षण सतीश नाम की ये लड़की अब तक 24 ओपन लाइब्रेरी खोल चुकी है। आकर्षण का अगला टारगेट हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पर 25वीं लाइब्रेरी खोलना है।
कदम रुकेंगे, ना आंखें थकेंगी। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली इस लड़की का मकसद साफ है, बाल सुधार गृह में हर बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे। इसके लिए उसने अनोखी पहल की है। स्कूल में पढ़ने वाली इस लड़की ने किताबों के जरिए युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इसके लिए क्लास 9वीं में पढ़ने वाली आकर्षण सतीश ने हैदराबाद के एक सरकारी बाल सुधार गृह में ये लाइब्रेरी खोली है। Today here's my 24th library at the Juvenile Home for Boys with 720 books. In this library over here, we have various books in Telugu, Hindi, Urdu and English from motivational stories to fictional books and general knowledge books and non-fictional books. I'm really happy to say that Sitaka is coming and inaugurating this 24th library of mine. इस लाइब्रेरी में 720 किताबें हैं। इसमें तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की किताबें शामिल हैं। इसमें प्रेरक रचनाएं, उपन्यास, फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन के साथ जनरल नॉलेज की किताबें भी हैं। ये लाइब्रेरी न सिर्फ बाल सुधार गृह में बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल उपलब्ध कराती है, बल्कि ये आत्म सुधार का रास्ता भी खोलती है। जिद करो, दुनिया बदलो, इसी मंत्र के सहारे आकर्षण सतीश लगातार अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है। Many of these books have come from our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's office through the National Book Trust of India. I've received 8,000 books in donation, mainly from Metro Library Project, and I've used around 400 of them in today's library. Not only that, but also I've received books from Praful Chandra uncle and two of his friends, mainly Telugu books, and I would really like to thank him for donating the books. आकर्षण सतीश ने पिछले कुछ सालों में तेलंगाना और तमिलनाडु में 24 लाइब्रेरी शुरू की हैं, जिसमें 16,300 से अधिक किताबें हैं। उनका अगला टारगेट 25वीं लाइब्रेरी खोलना है। आकर्षण ये लाइब्रेरी हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पर खोलना चाहती हैं, ताकि हजारों मुसाफिरों को इन किताबों का फायदा हो सके। इसके लिए आकर्षण को कई लोगों से मदद भी मिलती है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तक शामिल है। लाइब्रेरी को नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 8,000 किताबें मिली हैं। इसके अलावा पर्सनल डोनेशन भी मिलते हैं। हर नई लाइब्रेरी के साथ आकर्षण न सिर्फ किताबों के लिए जगह बना रही है, बल्कि उन समुदायों में पढ़ने, सीखने और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।